नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 22 होगी, जिसके अंदर हम वही 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं, इन 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके, 5 आपके नेशनल जीके, 5 आपके विज्ञान, 5 हिंदी और 5 इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। यानी कि 30 मिनट की क्लास में आपको 5 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, जिससे आपका हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला चलता रहेगा। देखिए भाई, सीईटी की तैयारी अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़िए, ताकि अगर कोई सब्जेक्ट मुश्किल भी आता है तो कोई सब्जेक्ट इजी भी आएगा। तो आपकी तैयारी, आपकी जो तैयारी है वो सभी सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ताकि आप सीईटी में एक बेहतर स्कोर कर सकें। उसी दिशा में ये जो क्लासेज हैं वो चल रही हैं। क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं, बल्कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, क्लासेज की नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। इससे पहले 21 क्लास हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे 2100 प्लस क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पर जाकर आप क्लासेज को देख सकते हैं। क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए इसी दिशा में हमारा हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा शहर कौन से जिले में है। हरियाणा का वो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा शहर हैं भाई ज्यादा। तो आपका जो इसमें राइट आंसर, देखिए भाई क्वेश्चन बिल्कुल क्या होंगे, वन वर्ड होंगे। आपको बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो ये क्लासेज आपकी एक रिवीजन टाइप में है भाई, ठीक है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होगा, आंसर बता दिया जाएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है भाई जहां पर सबसे ज्यादा भाई शहर है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, अंबाला, जिसके अंदर भाई 15 शहर हैं। कितने शहर हैं भाई, 15 शहर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम शहर हैं। सबसे कम शहर की बात करें तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद का नाम आता है भाई। कहां पर आता है भाई, फरीदाबाद। फरीदाबाद में कितने शहर हैं भाई, 3 शहर हैं जो कि सबसे कम है भाई। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉटन सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। हरियाणा का एक ऐसा जिला बताओ जिसे हम कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं। क्या है भाई, कॉटन सिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, तो कौन सा आ जाएगा भाई, पलवल आ जाएगा। कौन सा है भाई, पलवल। पलवल हरियाणा का ऐसा जिला है जिसे हम कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आईने अकबरी ग्रंथ में पलवल का प्राचीन नाम क्या है। आईने अकबरी ग्रंथ के अंदर भाई आपका पलवल का जो प्राचीन नाम क्या है भाई, तो वो क्या हो जाएगा, अपलव। पलवल का जो प्राचीन नाम क्या है भाई, अपलव। क्या है भाई, पलवल का जो प्राचीन नाम है किसमें भाई, आईने अकबरी ग्रंथ में क्या है भाई, अपलव। अपलव नाम है भाई, ठीक है भाई। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब के नाम से किसे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, सभी लोग जानते होंगे, लाला मुरलीधर। कौन है भाई, लाला मुरलीधर भाई। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर छाप दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजा नाहर सिंह पर। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है भाई, फरीदाबाद के अंदर है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम का जो पुराना नाम क्या है, मयूर स्टेडियम है। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन है कि राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट बनाई गई भाई, एक डाक टिकट जारी की गई थी, तो वह किसके द्वारा जारी की गई थी, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। आपका है राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट जारी की गई थी, किसके द्वारा जारी की गई थी, बंसीलाल ने इसको जारी किया था भाई। किसने जारी किया था भाई, बंसीलाल ने। और कौन से सन में जारी किया था,
तो सन 1997 में बंसीलाल ने राजा नाहर सिंह के ऊपर डाक टिकट को जारी किया था। तो आज के ये हैं भाई हमारे 5 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आप साथ साथ में नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए, साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, वरना आपको ये 2100 क्वेश्चन के जो कि आपकी सीटी के एग्जाम तक क्लासेस चलेंगी तो 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हर वीकली मिल जाती हैं। 4 पीडीएफ अभी तक मिल चुकी हैं जो क्लासेज हुई हैं 17 क्लास तक है, और क्लासेज अगले आने वाले रविवार को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो भाई आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर बता रखा है जिसमें आपको क्लासेज के नोट्स मिल जाएंगे 5 सब्जेक्ट के। जल्दी से इस वीडियो का भाई स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन नेशनल जीके के। देखिए 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट की क्लास लगती है हमें, ये जो हो रही है हमारी। अगर इससे भी फास्ट देखना चाहते हैं तो भाई वीडियो को क्या करो भाई, फास्ट मोड में डाल दो, 1.25 के ऊपर देख लो, 1.50 के ऊपर देख लो। वैसे कोई जरूरत नहीं है, हमें जो है ज्यादा स्पीड से ही आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नेशनल जीके का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के कौन से आंदोलन से संबंधित है? गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, यह समझौता भारत के कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो याद कीजिए कि गांधी और इरविन के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये क्या हुआ था भाई, समझौता हुआ था। तो कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या है भाई, ये संबंधित है। कौन सा भाई? गांधी इरविन समझौता। ठीक है भाई। इसके बाद सहादरी, सहादरी नाम से संबंधित है। अगर देखा जाए जो आपके पश्चिमी घाट हैं, अगर उसकी बात करें पश्चिमी घाट हैं, उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? किसके नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को भाई सहादरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भाई? कौन सा देश है भाई जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो नाम आ जाता है भाई बांग्लादेश का। किसका आ जाता है भाई? बांग्लादेश का। बांग्लादेश वो देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भाई। कितनी भाई? 4096.7 किलोमीटर क्या करता है भाई, ये सीमा साझा करता है। किसके साथ? भारत के साथ भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अगर भारत का ये पूछा जाए कि पहला बायोस्फीयर यानी कि पहला बायोस्फीयर कौन सा है भाई, पहला बायोस्फीयर कौन सा है भाई? तो नीलगिरी भाई, नीले पहाड़ के नाम से जिसे जाना जाता है, नीलगिरी क्या है भाई? नीलगिरी आपका भाई पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं है? जीएसटी गुड एंड दी सर्विस टैक्स निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं है? पहला है भाई उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क को बोलते हैं भाई एक्साइज ड्यूटी, बिल्कुल है भाई, ये हो जाएगा। प्रोडक्शन एक्साइज ड्यूटी का हो गया। इसके साथ में सर्विस टैक्स है भाई, बिल्कुल है भाई। इसके साथ में तीसरा वैल्यू एडिड टैक्स, वैट है, वैट भी है भाई, बिल्कुल। फोर्थ है भाई सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी है वो जीएसटी के तहत नहीं आता। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जीएसटी का कर नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा? कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आज की क्लास के भाई 5 क्वेश्चन नेशनल जीके के हैं। अब चलते हैं हिंदी की तरफ है, फिर इंग्लिश की तरफ है। बहुत जल्दी अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारी क्लासेज इसी तरीके से आपकी चलती रहेंगी। बल्कि करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भाई कहीं पे ग्रुप में भी डालना है, ठीक है भाई। और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी करते रहना। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद आ जाओ भाई 5 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस करते हैं भाई। हिंदी के 5 क्वेश्चन है भाई।
बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब जो हिंदी के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वैसे अगर देखा जाए हमारी 18 से 19 क्लास में हिंदी के हम लगभग समास भी करा चुके हैं, हिंदी में हम एक वचन भी करा चुके हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिंग के बारे में भी बता चुके हैं, हम पर्यायवाची शब्द भी करा चुके हैं, विपरीतार्थक, लोकोक्ति, मुहावरे, समास, सब क्वेश्चन आपको दे चुके हैं भाई। ठीक है भाई, तो लगातार इसी तरीके से जिसने 18 से 19 क्लास देखी है उसको हिंदी के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं आएगी, उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश के क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी। विज्ञान के लगभग जो जर्नल क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो भाई हिंदी की क्लास का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं भाई आपको, 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। पहला आ जाएगा भाई हिमालय, क्या हिमालय स्त्रीलिंग शब्द है भाई? दूसरा है भाई दल, दल क्या स्त्रीलिंग शब्द है? तीसरा है भाई, ये क्या लिख दिया भाई हमने, मंगलवार, मंगलवार लिख रखा है भाई, हमें ही समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ मंगलवार। और फोर्थ कौन सा है भाई? फोर्थ है भाई अहिंसा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से देखते हैं किसको कितनी हिंदी आती है। इन चारों ऑप्शन में से एक आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, जल्दी से सोचिए, सोचने वाला है। देखिए, क्या हिमालय स्त्रीलिंग है, दल है, मंगलवार है या फिर अहिंसा है? तो चारों में से जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके बाद वापिस इसी क्वेश्चन पे लौटेंगे। ठीक है, इसका बाद अगला है कि जिसकी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ भाई। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो तो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा। वाचस्पति, क्या हो जाएगा? वाचस्पति इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जिसका अपनी वाणी के ऊपर अधिकार हो उसको हम क्या बोलते हैं? वाचस्पति, वाचस्पति, वाचस्पति बोलते हैं। इसके बाद अगला है जो उत्तर नए देश के, जो उत्तर नए देश के उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए भाई। जो उत्तर नए देश के उसको हम क्या बोलते हैं भाई? निरुत्तर। क्या बोलते हैं भाई? निरुत्तर। जो उत्तर नए देश के उसे बोला जाता है निरुत्तर भाई। क्लियर है भाई? इसके बाद अगला शब्द है बिना आहार के। अगर कोई बिना भोजन के रहता है तो बिना आहार के, बिना भोजन के उसको हम बोलते हैं निराहार। क्या बोलते हैं? निराहार भाई। इसके बाद एक शब्द और आ गया, उसको और आपको बताना है। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, आपको संज्ञा पहचाननी है भाई। ठीक है भाई, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? 3 शब्द संज्ञा के होंगे, एक शब्द नहीं होगा, वो आपको बताना है। ममत्व, मोटा, इसके बाद में मैना, और इसके बाद में 4 भाई मदारी, मदारी। चारों में से आपको बताना है 3 आपके क्या है? संज्ञा है और एक संज्ञा नहीं है। चारों में से जल्दी से बताइए, ममत्व, मोटा, मैना और मदारी में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? नहीं है। क्लियर है? अब ऊपर वाले के ऊपर आ जाओ भाई। देखिए, हिमालय क्या है? पुल्लिंग हमें लगता है, तो वैसे तो अहिंसा भी क्या लगता है? हमें पुल्लिंग लगता है। लेकिन देखिए भाई, हिंदी के अंदर जो अहिंसा है वो क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। वो क्या है भाई? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अहिंसा यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ इन 4 के ऊपर। मदारी, मदारी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि खेल दिखाता है, बंदर और बंदरियों का खेल दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? मदारी कहते हैं। जब हम एक वर्ड यूज कर देते हैं मदारी, तो उसमें सभी जो खेल दिखाते हैं सभी की डेफिनेशन आ जाती है। इसलिए ये कौन सी संज्ञा है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भाई? ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आ जाओ ममत्व, ममता, ममता का जो बनाया गया है, ममत्व बनाया गया है, तो ममता क्या है? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है भाई? ये कौन सी है भाई? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा भाई? भाववाचक है। तो ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अब मैना क्या है? मैना तो कहीं ना कहीं, मैना क्या है? मैना, मैना भाई जिससे सारी मैनाओं का बोध हो जाए, कोई एक नाम तो नहीं है, कोई एक ही पक्षी नहीं है जिसका भाई
कि संसार के अंदर वही एक ही मैना है, तो मैना क्या हो जाएगा, मैना भी जातिवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल है भाई। और मोटा क्या है, वह व्यक्ति मोटा है, तो भाई व्यक्ति जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये शब्द क्या है, ये शब्द कहीं ना कहीं विशेषण है, ये शब्द कहीं ना कहीं विशेषण है, इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे की तरफ चलें भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, पहले स्क्रीनशॉट बाद में लेना भाई, एक क्वेश्चन और रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहन पास होने के लिए जोड़ तोड़ करता रहता है। मोहन पास होने के लिए जोड़ तोड़ करता रहता है। इसमें जोड़ तोड़ करना के नीचे अंडरलाइन कर दी भाई हमने, नीचे हमने जोड़ तोड़ करना के नीचे अंडरलाइन कर दी। और बताइए कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। मोहन पास होने के लिए जोड़ तोड़ करता रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं पर्ची का इंतजार करता रहता है, यानी कि कोई ना कोई उपाय सूझता रहता है, कुछ ना कुछ खोज करता रहता है। तो जोड़ तोड़ करना का मतलब क्या हो जाएगा, उपाय सूझना। क्या हो जाएगा, उपाय सूझना। तो उपाय सूझना मतलब क्या होगा, जोड़ तोड़ करना भाई। तो ये हिंदी के हमारे आज के 5 क्वेश्चन हुए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर साथ साथ में वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको जो डाउट है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालें भाई। एक इसका स्क्रीनशॉट लें भाई जल्दी से। अब आ जाओ भाई 5 क्वेश्चन विज्ञान के और फिर 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। बहुत जल्दी क्लास कंप्लीट हो गई भी आज। उम्मीद है सब चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद भाई विज्ञान का पहला क्वेश्चन, आज थोड़ी विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई है भाई, देखा जाए। देखिए भाई हिंदी वाले सुनो भाई, पहले तो हिंदी में इसका कुछ समझ में आएगा नहीं। देखिए, किस प्रक्रिया में कोई ऊष्मा किसी भी चरण के दौरान प्रणाली में प्रवेश या छोड़ती नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रुद्धोष्म प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया, समदाब प्रक्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। भाई ये हिंदी वाले जिन्होंने हिंदी में साइंस पढ़ी है उनके लिए क्वेश्चन एक बार फिर से बताते हैं। किस प्रक्रिया में कोई ऊष्मा किसी भी चरण के दौरान प्रणाली में प्रवेश या छोड़ती नहीं है? रुद्धोष्म प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया, समदाब प्रक्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रिया। लेकिन जो इंग्लिश में साइंस पढ़ चुके हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब इंग्लिश वालों की बारी है। क्वेश्चन क्या है, इन विच प्रोसेस नो हीट्स एंटर और लीव्स द सिस्टम ड्यूरिंग एन स्टेप। यानी कि किसी भी स्टेप के दौरान अगर किसी सिस्टम में से ना तो हीट बाहर जाती है ना हीट अंदर आती है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना तो हीट बाहर जाती है ना अंदर आती है, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो इंग्लिश वाले जानते होंगे, ऐसी प्रक्रिया को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो एडियाबैटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है। फिलहाल क्या करना है भाई, आपको एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ना तो हीट बाहर जाती है ना अंदर आती है। और इसका अगर बात करें रुद्धोष्म प्रक्रिया आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो जो फिजिक्स अच्छे से जानते हैं समझ गए होंगे भाई, ठीक है भाई। और जो हार्ट के स्टूडेंट हैं उनको भी इतनी फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, इसकी छोड़ भी सकते हैं। फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब फोटोग्राफी की जाती है तो उसके अंदर किस किस का प्रयोग किया जाता है?
तो बता देते हैं हम भाई। देखिए भाई, सिल्वर क्लोराइड का भी यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज होता है, और सिल्वर आयोडाइड का यूज भी होता है। ठीक है भाई, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका है सिल्वर आयोडाइड। क्लियर है भाई। तो तीसरा क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू होता है? देखिए, ओम का जो नियम है लगभग कंडक्टर के ऊपर लागू होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें तांबा है भाई, तो 4 ऑप्शन है। सिलिकॉन कार्बाइड नहीं लागू होता भाई यहाँ पे। डायोड के अंदर भाई ओम्स का नियम ही नहीं लगता, साइंस वाले जानते होंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई है भाई, साइंस का देख लेना भाई। जीनर डायोड ओम्स का लॉ क्या कहता है? ओम्स का लॉ कहता है कि V = IR, करंट और वोल्टेज के बीच में, और ये जो स्लोप बनती है वो R होती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई जाती है, करंट लीनियरली फ्लो होता है, वो क्या होता है? ओम का नियम होता है। लेकिन जीनर डायोड में इस तरीके से भाई करंट फ्लो नहीं होता है, ना सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर होता है, ना वोल्टेज नियामक ट्यूब में होता है, बल्कि क्या होता है कि जो तांबा है, कॉपर के अंदर भी क्या होता है? ओम्स का नियम लागू होता है। तो तीसरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तांबा भाई। ठीक है भाई, तो ये तो आप नोट डाउन ना करेंगे तो भी सुन लेंगे तो भी आपको याद रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद एक परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? हिंदी वाले सुन लो भाई, इंग्लिश वालों को बता देंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पद एक परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? यहां पर एक विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति पावर होती है। इंग्लिश वाले सुनो भाई, ये पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पावर का कौन सा फार्मूला है? बस इतनी सी बात बतानी है भाई। अब 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं सुन लो भाई। I²RT पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है I²R, तीसरा ऑप्शन है VIT, और फोर्थ ऑप्शन है V²/R × T भाई। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ भाई, इसमें से पावर का कौन सा फार्मूला? देखते हैं किसको कितना आता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों में से एक आपको बताना है कि पावर का कौन सा फार्मूला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से, देखिए भाई आज सारे क्वेश्चन निम्नलिखित वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जा सकता? यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं, आपको फॉसिल फ्यूल नहीं है वो बताना है भाई, है वो नहीं बताना भाई। तो पेट्रोलियम भाई, क्या पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल है? बिल्कुल सही बात है भाई, है भाई। इसके साथ में दूसरा है भाई आपका ऑप्शन प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या फॉसिल फ्यूल है भाई? तो प्राकृतिक गैस बिल्कुल है भाई, तो ये सेकंड हो जाएगा। तीसरा है भाई आपका जलाऊ लकड़ी, कौन सी है भाई? जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी क्या फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल है? बिल्कुल नहीं है, फायरवुड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ हमारा है कि भाई कोयला। तो क्या है भाई फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं भाई? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भाई। ये क्या है भाई? फॉसिल फ्यूल्स हैं भाई। बहुत साल क्या होते हैं कि किसी दाब के नीचे दबे रहते हैं और उसके बाद ये किसी ईंधन के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कौन से हैं भाई? ये फॉसिल फ्यूल्स हैं भाई। ठीक है भाई, लेकिन लकड़ी ऐसा नहीं है। लकड़ी भाई पेड़ से प्राप्त करो, जला लो उसको थोड़े टाइम के बाद, लेकिन कोयले को बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है भैया, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है भाई, तो जलाऊ लकड़ी क्या हो जाएगा? फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो नीचे बताया गया था, पावर भाई। देखिए भाई, किसी भी वायर के थ्रू अगर हीट फ्लो होती है तो उसका फार्मूला होता है I²RT। और जब हम बोलते हैं हीट क्या होता है? एक प्रकार का वर्क डन ही तो होता है। तो अगर पावर क्या होती है? द रेट ऑफ द डूइंग वर्क। रेट ऑफ द डूइंग वर्क क्या होती है? पावर होती है। तो कहीं ना कहीं हीट को टाइम से डिवाइड कर दो भाई। हीट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो H को T से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? I²R। तो I²R ऑप्शन बी में है। तो ये किसका फार्मूला है भाई? ये पावर का फार्मूला है। किसका फार्मूला भाई? पावर का है। ठीक है, तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है भाई
क्या कंप्लीट होता है भाई, विज्ञान कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे भाई। आइए साथियों, इसके बाद 5 क्वेश्चन हम इंग्लिश के डिस्कस करते हैं और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन लिख दिए गए हैं भाई। देखिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है भाई लुप्त हो जाना। डाई आउट का मतलब क्या होता है भाई, लुप्त हो जाना, अप्रचलित हो जाना। इसका जो इस फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो हो जाएगा टू बिकम द एक्सटिंक्ट एंड द नो लॉन्गर कॉमन भाई। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन में मिलेगा टू बिकम द एक्सटिंक्ट या फिर नो लॉन्गर कॉमन भाई, ठीक है। इसके बाद आपके पास पूछा गया है वेस्टीज का सिनोनियम क्या होगा। VESTIG, वेस्टीज का सिनोनियम क्या होगा। सबसे पहले वेस्टीज का वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो संकेत होता है भाई, संकेत होता है, चिन्ह होता है। तो संकेत को क्या बोलते हैं भाई, सिनोनियम अगर इसका बनाएंगे तो संकेत यानी कि एक प्रकार का सिंबल, चिन्ह, टोकन या फिर साइन, तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर समझदार है उसको हम जुडिशियस बोलते हैं। तर्क संगत यानी कि जो तर्क की बात करे, यानी कि जो फैक्ट के ऊपर बात करेगा उसको हम जुडिशियस बोलेंगे भाई। तो जुडिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, समझदार, न्याय संगत। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसके हमें बताने हैं एंटोनियम भाई। तो क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति समझदार है इसका मतलब इरेशनल, अतर्कवाद है भाई, उसका उल्टा। समझदार का उल्टा यानी कि तर्क संगत का उल्टा अतर्क संगत यानी कि इरेशनल भाई। फुलिश, बेवकूफ भाई, जो तर्क के ऊपर बात करने को ही तैयार नहीं, बस अपनी जो पहले से प्रीजुडिशियस व्यक्ति भाई, जो तर्क के ऊपर बात ही ना करे बल्कि फुलिश बात करे तो वो फुलिश हो जाएगा। उसका मिसकंसेप्ट, जो कंसेप्ट की तो कभी बात ही ना करे तो वो क्या हो जाएंगे, ये सभी तीनों वर्ड जुडिशियस के एंटोनियम वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है रेड लेटर डे, यानी कि जहां पर भी लाल की बात है, रेड की बात है, कहीं ना कहीं खुशी की बात होती है वहां पे। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है जिंदगी में कोई एक इंपॉर्टेंट डे भाई, चाहे वो इंपॉर्टेंट डे आपका बर्थडे का हो, चाहे वो आपकी मैरिज का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उस दिन को हम क्या बोलते हैं, रेड लेटर डे, यानी कि एन इंपॉर्टेंट डे इन ए पर्सन लाइफ इज द रेड लेटर डे। क्लियर है। तो 4 क्वेश्चन इंग्लिश के हुए, एक क्वेश्चन वैसे ही बोल के बता देते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन था सडन वायलेंट ओवरथ्रोन बाय ऑफ द गवर्नमेंट। सडन ओवरथ्रो, अगर सडन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट का, जैसे कि गवर्नमेंट को भाई एक तरीके से राजद्रोह करके हटा देना भाई, यानी कि सडन कोई अगर कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, कहीं ना कहीं राजद्रोह हो गया है वहां पे। तो इसका वन वर्ड आपको बताना है, द सडन वायलेंट ओवरथ्रोन ऑफ ए गवर्नमेंट का वन वर्ड बताना है। तो एक कई बार हम वर्ड सुनते हैं, क्या वर्ड सुनते हैं भाई, कोप भाई। 5 का क्या है, COUP, कहीं ये मत छोड़ना है। कोप का मतलब अप्रचलित हो जाना है। कोप का मतलब क्या है, कोप का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सरकार के खिलाफ विद्रोह। क्या हो जाएगा, सरकार के खिलाफ विद्रोह करना क्या होता है भाई, कोप होता है। तो सरकार के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करता है तो COUP उसके लिए वन वर्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। आज की क्लास के ये हमारे भाई 5 क्वेश्चन और 5-5 करके 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि जो भी दोस्त नए आए हैं या फिर पहले से जो देख रहे हैं उनको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो रही है, ठीक है भाई। तो जो दोस्त नए आए हैं फिर से वही कहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासेज मिलती रहे, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। और नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है या फिर ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको नोट्स भी क्लासेज के मिल जाएंगे। बहुत कम समय आपके पेपर में बचा है, तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना लीजिए भाई, ताकि CET का एग्जाम आपकी तैयारी के पीछे
के साथ में भाई बहुत छोटा लगे भाई, आप और एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा उसके अंदर कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।